बहुत मुबारक हो जी। पहली खबर मेरे सामने, रियासत कोलोराडो को सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट ने ट्रंप को सदारती इंतखाब के लिए नाअहल करार दे दिया। इनका केस बहुत मिलता जुलता है हमारे हरदिल अजीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से, क्योंकि इन पर भी इल्ज़ाम यही है कि कैपिटल हिल के जो राइट्स हुए थे वो इन्होंने लीड नहीं किए थे, लेकिन इन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर शो किया था उन तमाम राइटर्स के लिए जो वहाँ गए थे हंगामा करने के लिए, और उन पर गद्दारी की पता नहीं 1868 की कुछ शिकें लगी हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट में फैसला अपहोल्ड हो जाता है, पाकिस्तान में तो अभी तक फैसले नहीं हो रहे, 9 मई का करना क्या है, उन्होंने उठा के ट्रंप को नाअहल भी कर दिया एक स्टेट से, तो आई थिंक उस स्टेट के अंदर तो ये एज अ प्रेसिडेंट इनका नाम ही नहीं जाएगा, इनका नाम और निशान नहीं होगा उस बैलेट पेपर के ऊपर इस रियासत के अंदर जहाँ से इनको फिलहाल नाअहल करार दिया गया। और इस तरह की 3-4 रियासतों में भी ये केस चल रहे हैं। ये अगर बढ़ता गया मामला तो ये अमेरिकन प्रेसिडेंटशिप के रेस से बाहर हो जाएंगे। दूसरा, आज बलोचिस्तान बड़ी डेवलपमेंट हुई, डिस्कस करूँगा प्रोग्राम के अगले हिस्से में, लेकिन इस वक्त चल ये रहा है मामला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपने आप को पाकिस्तान की पॉपुलर तरीन पार्टी समझती है, उसकी सर्वाइवल की जंग चल रही है, उसको बल्ले का निशान नहीं मिल रहा है। उसके जो अहम तरीन उम्मीदवार हैं वो इस वक्त उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हैं, और उनके मुतालिक लिख भेजा गया है इलेक्शन कमीशन को कि जनाब अगर ये इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी का सिलसिला शुरू हो चुका है, उसके लिए अप्लाई करें तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये लोग ऑब्सकॉन्डर्स हैं। उनमें कौन कौन से महावीर और बहुत अजीम नाम हैं, उनमें जरताज गुल, उमर अयूब, हमाद अज़हर, जुल्फ़ी बुखारी, जैन कुरैशी, उस्मान डार तो खैर ऑब्सकॉन्डर नहीं है अब, कर्नल अजमल साबिर राजा, उस्मान सईद बसरा, अशरफ खान सोना, ये लिस्ट है, लंबी लिस्ट है, सैमुअल याकून, इन सब के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। उस्मान डार साहब का तो पता नहीं क्यों जारी हुआ है, वो तो शरीफ आदमी है, और शायद एक केस है इसके अंदर, शायद पेश हुई इस वजह से, लेकिन आप डार भाई आप पेश हो जाए। मजम्मत करता हूँ मैं पंजाब पुलिस ने जिस तरह उस्मान डार साहब के घर में घुसकर उनके बच्चों को उनकी वालदा के साथ बदतमीज़ी बदतहजीबी की। ये पंजाब पुलिस जो है ये वही पंजाब पुलिस है, इसलिए चेंज नहीं हुई। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ये वहीं के वहीं रही जिसके अंदर जोदोकोप करना, वेंडेटा लेना और सियासी एमा के ऊपर जो कार्रवाइयाँ करना, जिससे इनका प्रोफेशनलिज्म 0/0 और तनख्वाहें जो है वो हमारे इनकम टैक्स से लेते हैं। उसी कंडेमनेशन है कि डार साहब के घर पर जिस तरह हमला किया गया और उनकी फैमिली को जिस तरह हिरासा किया गया। और मुझे उम्मीद है जो भी गवर्नमेंट अगली पंजाब में आएगी वो भी पंजाब को, जिस तरह इमरान खान ने पंजाब पुलिस को चेंज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि उस वक्त पंजाब पुलिस उनके लिए काम करती थी, अब जो आने वाली गवर्नमेंट उनके लिए काम करेगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो इलेक्शन होने जा रहा है इसके अंदर ऑब्वियसली पीटीआई जो अपने आप को मकबूल तरीन पार्टी कहती है, अगर हम उसको मकबूल तरीन पार्टी ना भी कहें, हद सहाफ़त को ज़हन में रखते हुए उसको अगर इम्पोर्टेंट पार्टी कहें, तो अगर उसको बल्ले का निशान नहीं मिलता, उसके लोगों को जलसे करने की परमिशन नहीं है, वो कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते, उनके अहम तरीन रहनुमा जो है वो मफरूर है या इश्तिहारी हैं, उनको वो इलेक्शन में जा ही नहीं सकते, तो ये इलेक्शन अगर शेर जीत भी जाएगा तो वो जीता तो क्या जीता, लेकिन जो जीत है वो जीत ही होती है, उसका नशा अपना नशा ही होता है। तो एक पार्टी जो इस तमाम फसाने में और इस तमाम सियासी उसके अंदर खुश है वो है PMLN। उसकी दिल की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना बल्ले का निशान मिले, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज पार्टी मैदान के अंदर उतरे, ताकि खुला मैदान हो और पंजाब से उनको सीटें मिले। क्योंकि KP के अंदर तो नून लीग का जो है नाम लेवा कोई 1, 2, 3, 4 से ज़्यादा होगा नहीं। सिंध जो है पीपल्स पार्टी का है, कराची के अंदर जो है स्प्लिट मैंडेट हो सकता है, बलोचिस्तान उसकी तो पॉलिटिक्स ही अपनी है, रह गया पीछे पंजाब। तो पंजाब में अगर PTI खड़ी हो जाती है बल्ले के निशान के साथ, तो सबसे बड़ा नुकसान जो है वो नून लीग दुआएं मांग रही है दिन रात कि इलेक्शन कमीशनर किसी तरह जो है ना वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कालदम करार दें, बल्ले का निशान ना दें। तो उस्मा बुखारी साहबा आपकी दिल की यही ख्वाहिश होगी, हफीजुल न्याई साहब, इरशाद भट्टी साहब, बहुत वार्म वेलकम। तो ऐसी जीत का भी क्या फ़ायदा, ये जो आप जीतने जा रहे हैं? शुक्रिया कामरान, ये बड़ी अजीब बात है। देखिए, अगर किसी ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है और कोई अपने अमाल का खुद जवाबदेह है और उसके एक नेचुरल बेनिफिशरी अगर हम हो रहे हैं, तो इसमें मतलब मुझे नहीं समझ में आ रही कि इसमें गलत क्या है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है खुश होने की, हमें ये ज़रूर इत्मीनान है कि मुकाफाती अमल होता है, हमें इस बात का ज़रूर इत्मीनान है कि जो गलत हमारे साथ हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा कि जिसके अंदर सिर्फ शेर होगा, बल्ला नहीं होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए बैलेट पेपर पे। ये नहीं, हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कामरान। हम चाहते हैं बल्ला हो और ज़रूर हो, और बल्ले के वो लोग हों जो दहशतगर्द विंग के हिस्सा नहीं है और जिनका जो है वो अभी आपको नज़र आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि अभी A to Z सारी जो PTI है वो 1971 को बहुत याद कर रही है। ये आपने सुना है ना, मुख्तलिफ प्रोग्राम में भी, मुख्तलिफ जगह पे उनके सारे लीडर्स हैं।
वो 1971 को बहुत याद कर रहे हैं। क्यों याद करें 1971 को? 1971 को बहुत अच्छा कोई काम हुआ था, बहुत ग्लैमराइज किया जा रहा है 1971 को। और क्या बताना चाह रहे हैं हमें, क्या इंप्रेशन देना चाह रहे हैं कि 1971 का जो कॉन्सिक्वेंस था, अगर ये इलेक्शन बकौल उनके फ्री एंड फेयर ना हुए तो पता नहीं इस मुल्क का खुदा न खास्ता ये क्या हाल करेंगे। ये एक नया प्लॉट, ये एक नई साजिश, एक नया प्रोग्राम है। और ये 1970 या 1971 बीच में ना हो या ना हो, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। पॉइंट ये है, चाहे 1971 है या नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ दैट। नहीं, मेरा पॉइंट बिल्कुल, मेरा पॉइंट ये है कि अगर इनके बकौल इलेक्शन फ्री एंड फेयर ना हुए तो फिर ये मुल्क के दो टुकड़े करवा देंगे। ये क्या कराएंगे मुल्क के साथ? ओ भाई, किसी के माई के लाल की जरूरत नहीं है। मैं इस जज्बे की बात कर रही हूँ जो आप इतने जज्बाती ना करें इस कौम को, इस कौम का आपको पता नहीं है। लेकिन चले, आपका ये पॉइंट आ गया। नहीं जज्बा नहीं कामरान, मुझे लिटरली मुझे डर लग रहा है, यकीन मानो। आप इतना ना डरे, आपको तो डर लगना नहीं। मैं बताता हूँ आपको, जब ये 1971 की बात करते हैं ना, आप ना डरे, 1971 की बात करते हैं दिल दहल जाता है। यहाँ जनरल आसिम मुनीर मौजूद है। 1971 जो है, अल्लाह ना करे कि इस मुल्क के ऊपर कभी 1971 नहीं आएगा। आप ना डरे, ना आप डरे, ना किसी को डराए। आपको तो डरना मैडम चाहिए नहीं। आप तो मैदान में अकेले निकले हुए यार, आपके मुकाबले में है ही कोई नहीं। पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद है। बाप वाले जो उनका पंजाब में कुछ नहीं है ना, वो इलेक्शन लड़ते हैं। केपी के अंदर आप वैसे ही नहीं है, आप वहां पे तो पता नहीं क्या होने लगा है। पंजाब है, पंजाब में तहरीक इंसाफ है ही नहीं जी। तो आप क्यों डर रहे हैं? ऐसा नहीं है कामरान साहब, ऐसा नहीं है जी। नहीं, मैं इसलिए डर रही हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं इसलिए डर रही हूँ क्योंकि मैं अपने मुल्क को जो है वो दोबारा किसी भी आजमाइश में नहीं देख सकती। मैं इसलिए घबरा रही हूँ कि मेरे मुल्क को जो है वो आगे बढ़ना है, उसको पीछे लेके नहीं जाना है। मैं पूछ लेता हूँ। और ये जो बात है ना केपी के वाली, जो आपने एक मिनट दो तीन बातें मुझे करनी है। जो आपने केपी में कहा हम एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऐसा नहीं है भाई। हम एक बड़ी साइजेबल ऑपोजिशन थे लास्ट टाइम भी, और इस दफा इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि केपी के रिजल्ट्स क्या आएंगे। बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारे जो इलेक्टेबल्स हैं और बहुत सारे लोग हम एक अलायंस के जरिए सामने आएंगे। तो इस तरह नहीं। न्याय साहब, इलेक्शन कैसा होने जा रहा है हुजूर? और आप बताएं कि खौफ आ रहा है PMLN को कि इनके दहशतगर्द लोग PTI के जो उनको टिकट ना मिल जाए, वो इलेक्शन ना लड़ लें। तो ये खौफ कितना आपके ख्याल में जायज़ है? और इलेक्शन कैसे होने जा रहा है न्याय साहब? कामरान, मेरा तो बिल्कुल फ़िका फ़र्क है कि ज़ाहिर है कि जो उस्मान डार साहब के घर पे अगर कुछ हुआ है तो मैं उसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। जी मैं भी। लेकिन मुझे साथ ही अफसोस होता है कि जो कुछ इनके घरों में हो रहा है इसमें PMLN का क्या कसूर है? मतलब आप बताएं कि चलो सियालकोट में तो ख्वाजा आसिफ साहब उनके बड़े कड़ियल दुश्मन थे और उन्होंने ये काम कराया। पंजाब में या दूसरे इलाकों में जो कुछ हो रहा है, ये PMLN का कसूर नहीं है, उसमें PMLN का क्या कसूर है? बिल्कुल। फिर आपने जो पंजाब पुलिस बेचारी को आड़े हाथों लिया है। सर मैंने ये तो नहीं कहा कि नून लीग के इमाम पे कर रहे हैं सर। मैंने ये नहीं कहा न्याय साहब कि नून लीग के इमाम पे कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना, यही तो मुझे, मैं तो पंजाब पुलिस के ऊपर ओवरऑल एनालिसिस दे रहा हूँ कि क्या आप जी कामरान देखो असल क्राइसिस क्या है। हम सच बोलने से कासिर हैं। किसको नहीं पता कि 9 मई के बाद एक खास किस्म का बनाया गया था, प्रोटोकॉल बनाया गया था इन लोगों को हैंडल करने के लिए। इनके घरों को तोड़ना भी था क्योंकि जना हाउस टूटा था। बाकी जगह भी इसी तरीके से जो वेंडलिज्म हुआ था वहाँ पे वेंडलिज्म मुकाबले मिला। तो मैं हैरान हूँ कि हम ये क्यों नहीं कहते कि हमारे साथ फलां ने कराया है। मतलब आप ख्वाजा आसिफ को गालियां दे दें या पंजाब पुलिस को गालियां सर, दे दें, वो जिनके साथ हुआ है उनकी वालदा जो है इज्जत के लायक है, वो खुद ख्वाजा आसिफ का नाम ले रही है। तो हम क्यों कहेंगे किसी और ने कराया? और मैं मानता हूं ख्वाजा आसिफ ने नहीं कराया। मैं पहली बात जो है ख्वाजा आसिफ साहब का बड़ापन या मैं उसको हकीकत है कि जी मैं एग्री करता हूं, ख्वाजा साहब अच्छे आदमी उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि उनको सारे मीडिया ने उनको लिया। उन्होंने तब भी कहा, कल भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी वो मेरी बड़ी बहन। बिल्कुल और कल भी कहा कि जी मेरा रिश्तेदारी है और मैं बिल्कुल इनका जवाब नहीं दूंगा। बट काफ़ी है। बाकी रहा जी कि PMLN PTI, तो मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि अगर इलेक्शन हो गए तो PTI जो है उस इलेक्शन में जो आएगी वो उनकी अप्रूवल से आएगी। जो इलेक्ट होंगे, जो इस इलेक्शन के आंखों की ठंडक होंगे। आप सर पानी पी लें, ठीक है
नियाज़ साहब पानी पी लें आप कह रहे हैं कि जो इलेक्शन होगा, आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब, उस्मा बुखारी साहब इतनी परेशान क्यों हैं? जो मंजरनामा न्यायी साहब ने पेश किया, चलो उसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, मेरे एनालिसिस के साथ भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर आप ये बताएं कि इतनी परेशान, इनको तो परेशान होना नहीं चाहिए। ये 71 की ट्रेजेडी याद करते फिर रहे हैं, ये तो जीते हुए भाई, मुकाबला कोई नहीं इनका। हम तो कर रहे हैं। कामरान भाई, सबसे पहले तो वही उस्मान डार के घर और उनकी अहलिया, उनकी बहनें, उनके बच्चे और ख़ास तौर पर वालदा, और ये दूसरी मरतबा दरवाज़ा टूटा, दूसरी मरतबा पुलिस ने घर पर धावा बोला, और जिस तरह एक माँ और जिस तरह वो एक 5 मिनट की वो एक ऑडियो क्लिप चल रहा है, जिस तरह वो अंदर से चीख पुकार कर रहे हैं, जिस तरह वो कह रहे हैं कि मत तोड़ें दरवाज़ा, और जिस तरह बच्चे रो रहे हैं और जिस तरह वो औरतें रो रही हैं, खुदा के लिए ना करें। ये आप उस्मान डार ने जो किया है आप बिल्कुल करें, उमर डार ने जो किया है आप बिल्कुल करें, और अगर घर की तलाशी आपने लेनी है तो आप कुछ तो खौफ खुदा करें। और पहली मरतबा भी उस्मान डार की वालदा के साथ बड़ी बदतमीज़ी हुई जब पहली मरतबा आए, और बड़ी ना सिर्फ हरासमेंट हुई उनके साथ, एक 70-75 साला माँ, उसकी हरासमेंट हुई, और इतनी बदतज़ीबी और बदतहज़ीबी और घटियापन हुआ कि जिसका मैं इधर रिपीट भी नहीं कर सकता। ठीक, तो ये ना करें। दूसरी बात भाईजान, अज़मा बुखारी क्यों परेशान है, वो होना चाहें तो उनकी मर्ज़ी है, वैसे तो परेशानियों के दिन गए। हाँ। और दूसरी बात, अकेले हैं, रेस अगर अकेली रेस में भी इन्होंने सेकंड आना है या थर्ड आना है तो वो इनकी मर्ज़ी है। तीसरी बात, लेकिन इस बेमकसद और बोरिंग मौजू से हट के आपकी 2 मिनट इजाज़त लेके, मैं ट्रंप और इमरान खान बड़ी इकट्ठी चीज़ें हैं, सिमिलर चीज़ें हैं, बड़ी सिमिलर चीज़ें हैं ट्रंप और इमरान खान की, नो डाउट। यानी पहले अमरीकी सदर हैं जिन पर इस तरह के इल्ज़ामात लगे और इस तरह की उनकी गिरफ्तारी हुई। अब ज़रा देखिए कि इन दोनों की कितनी चीज़ें मिलती जुलती हैं। इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, दोनों अपने से मजबूत पार्टी या उम्मीदवार को हरा कर इक़्तिदार में आए, दोनों ने स्टेटस को तोड़ा, दोनों अपनी ज़िंदगी में मुतनाज़े और स्कैंडल्स में घिरे रहे, दोनों ने अपने अपने शोबे में कामयाब तरीन थे, यानी वो खेल में थे और वो बिज़नेस में थे, दोनों की एक से ज़्यादा शादियाँ, दोनों की अज़दवाजी ज़िंदगी खुशगवार नहीं रही, दोनों अपने बयानात की वजह से मशहूर, दोनों मीडिया की डार्लिंग, दोनों इक़्तिदार में आके मीडिया से लड़े और बल्कि रोज़ लड़े, दोनों की स्ट्रेंथ है सोशल मीडिया, दोनों ट्विटर के बादशाह, दोनों मुस्तकिल मिजाज मजबूत असाब के मालिक, दोनों इलेक्शन में हारने के बाद इलेक्शन के धांधली के इल्ज़ाम लगा चुके, दोनों ने अपने इक़्तिदार में निकलने की वजह सुपर पावर को बताया, एक ने अमेरिका एक ने रूस को, दोनों की वजह से मुआशरा सियासी तौर पर तकसीम हुआ, दोनों की वजह से मीडिया तकसीम हुआ, दोनों ने अपने सियासी मुखालफिन को एक लम्हा भी चैन नहीं लेने दिया, दोनों से सियासी गालियां दी हैं मुखालफिन को, दोनों पर नफरतें बांटी हैं, दोनों पर हसास मालूमात ज़ाहिर करने, मतलब दोनों के घर हसास डॉक्यूमेंट्स के लिए एक के घर छापे पड़े और एक केस भुगत रहा है, दोनों बयानियां बनाने के माहिर, दोनों चमुखी लड़ाइयां लड़ने के माहिर, दोनों पर फर्दे एक में तो ज़्यादा हो चुकी हैं। जी मैं एक दो चार बड़ा खूबसूरत फिक्र आप बोलते हैं ये दरमियान में। अच्छा, दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं, एक गिरफ्तार हैं, दोनों के नारे अजमत पर मबनी हैं, रियासत मदीना और अजीम अमरीका, दोनों औरतों के स्कैंडल्स में रहे, दोनों पर करप्शन इल्ज़ामात, और मज़े की बात सुने कि दोनों तोशाखाना स्कैंडल्स में, दोनों अगले इलेक्शन के लिए पॉपुलर, दोनों की सियासत खतरे में, दोनों की सियासत खतरे में, दोनों एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाइयां लड़ रहे, दोनों ने इक़्तिदार में आकर बार बार क्या निकाला आपने भट्टी साहब, दोनों एक दूसरे को, कहना ये चाहता हूं भाईजान, पॉइंट जो आपको, दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करें, दोनों में मैं या मुझे सब पता है या अपनी ज़ात की अजमत के सैर में गिरफ्तार, दोनों के हामियों ने मुल्क की इमारतों पर हमला किया, दोनों पर संगीन इल्ज़ामात, दोनों के हामियों ने गद्दारी के संगीन इल्ज़ामात, पूरी बात किया करें यार, मोहब्बत, और दोनों अपनी कही बातों से मुकरने वाले। तो अब दुआ यही है कि ट्रंप साहब वो ना हो जाएं जो हमारे इमरान खान साहब हैं, और हमारे इमरान खान साहब वो ना हो जाएं जो हमारे ट्रंप साहब हैं।
तो कहने का मकसद ये है कि अजीबो गरीब यानी अमेरिका में अजीबो यार ये गरीब नवाज मनाज़िर शरीफ साहब का देखने को दौर मिले, चल रहा है, उन पर पाकिस्तान बात में करें। 9 आप मई कहाँ ट्रंप को और इमरान खान को लेके बैठ गए हैं? नवाज शरीफ चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनने लगे, उनको मुबारकबाद दें। आप पता नहीं किन चक्करों में बैठे यार भट्टी साहब। जी मैं एक मिनट रुकिएगा। मैं मेरे प्यारे महबूब कायद, आपको चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने का आज तो इश्तिहार भी छप चुका है कि अपनी नाअहली ख़त्म कराओ, हमारे पास आओ। तो ये आखिरी हरबा भी, आखिरी एक फार्मेलिटी भी पूरी हुई। आपको चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने से पहले मेरी तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद। ठीक है उज़्मा बुखारी साहिबा, आप जब इक़्तिदार में आएंगे तो क्योंकि आपका तय हो चुका कि आप इक़्तिदार में आने लगे, तो वो गलतियां दोबारा तो नहीं दोहराएंगे जिसके अंदर मीडिया के साथ जंगें लड़नी, मीडिया को क्रश करने के प्लान्स बनाने, इदारों के साथ जंगें लड़नी, इनसे इज्तनाब करके अब आपका अगला फोकस तो इकॉनमी के रिवाइवल और आवाम की बहबूद पे होगा ना? जी यकीनन कोई डाउट नहीं, लेकिन एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं, मुझे वैसे वाकई मुझे तो अपने आप पे वो हैरत होने लग गई कि मेरे मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी थी जो इस मुल्क को आग लगा चुकी है, पाकिस्तान के अंदर म्यूटनी कराने की कोशिश करा चुकी है, और वो दोबारा अब अगर कुछ ऐसी खौफनाक बातें कर रही हैं तो उस पर मेरा परेशान होना नहीं बनता। तो चले मैं इसके ऊपर अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब आई है इस मुल्क के अंदर, पूरा रिकॉर्ड निकाल के देखें तो उसमें हमेशा जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है गुर्बत में कमी आई, महंगाई जो है वो कम हुई, लोगों का तर्ज ज़िंदगी बेहतर हुआ, इकॉनमी स्टेबल हुई, और यकीनन यही हमारा जो है वो मतमा नज़र है। क्योंकि आम आदमी इस वक्त तो आपकी टीम वही होगी जो पीडीएम के 18 माह के 16 माह के दौर में थी, यही टीम होगी, इनके साथ ही करेंगे सारा कुछ? जी बिल्कुल। अच्छा, और वो टीम आपके उसके ऊपर 100 एतराज़ अपनी जगह पर सही, लेकिन वो टीम जो है वो अगर इमरान खान जैसे फितने के जो है वो होते हुए उसकी जो है पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने के अज़म के साथ साथ रेमिटेंस रुकवाने की अपीलों से लेकर, सैलाब ज़दगान के पैसे रोकने से लेकर, इस मुल्क के अंदर जो है वो नोटिफिकेशन रोकने और उसके बाद जो है वो म्यूटनी कराने की तमाम कोशिशों के बावजूद जो इस मुल्क को श्रीलंका जिन्होंने नहीं बनने दिया, जिन्होंने उस मुल्क को डिफॉल्ट नहीं होने दिया, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी के लिए कोशिशें की, लकीरें निकाली, लेकिन IMF का वो प्रोग्राम जो है वो रिवाइव करा लिया, और आज पाकिस्तान क्यों स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाती है? क्योंकि फितना अंदर है। आज जो है वो पाकिस्तान को रुपया क्यों स्टेबल हो रहा है? क्योंकि जो पिछली पॉलिसियां जो बेहतर करके गए थे वो आगे चल रही हैं, और इंशाल्लाह आने वाली हुकूमत और आगे करेगी और पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। इलेक्शन होने जा रहा है, इसके अंदर आपको लगता है कि अगर बल्ले का निशान ना हुआ तो तहरीक साहब का वोटर निकलेगा नहीं, लो टर्न आउट होगा? और फिर आप भी सहमत है इस बात से कि नवाज शरीफ साहब जो है वो जो हालात बन गए उसके तहत ख्वाह पॉपुलर हैं या नहीं है, ही इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर? कामरान साहब, ये भट्टी साहब मेरे साथ बैठे हैं सामने, इनसे पूछ लें कि 8-9 महीने पहले हमने जियो पे डिस्कस किया था, तो मैंने उस वक्त ये बात मैं तो बड़ा क्लियर था कि नवाज शरीफ साहब एज ए वज़ीर आज़म ही वापस आएंगे, और मैंने फिर उस ज़ाहिर कहा था कि इंशाल्लाह वज़ीर आज़म होंगे। मतलब यही था कि इसके अलावा चॉइस ही नहीं है। मेरी कई वजूहत हैं बात करने की, सिर्फ इलेक्शन नहीं है बल्कि मुल्क के जो मारूजी हालात हैं, जिस तरीके से आप एक पॉपुलर पार्टी जो है वो बिल्कुल आप पॉपुलर कह लें या जो तकड़ी सियासत जो है वो बिल्कुल उसको ज़ीरो कर चुके हैं, तो उसकी गैर मौजूदगी में नवाज शरीफ साहब एक और तकड़ी सियासत है, तो कैसे आप उसको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ सकते हैं? ये कोई खाला जी अकेले नहीं है कि आपको निगरान बना लेंगे, टेक्नोक्रेट बना लेंगे, पाकिस्तान चला लेंगे। ये पाकिस्तान जो है अब किसी साइजेबल लीडर नहीं संभालना है, और इन रियलिटी नवाज शरीफ साहब, लेकिन नवाज शरीफ साहब की टीम तो वही है ना रही नहीं, जो पीडीएम की टीम थी, वही वजीर खजाना, वही वजीर प्लानिंग, तो वो तो बड़ी पैथेटिक परफॉर्मेंस थी। वही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अगर किसी और जगह पे भी जाते हैं, मैं देखो हम एक और बहस से चले जाएंगे। नवाज शरीफ साहब की पैथेटिक परफॉर्मेंस होती तो 2017 के जो आप जितने इंडेक्स है निकाल लें और कंपैरिजन कर लें कि मार्केट क्या थी, इकॉनमी का साइज़ क्या था, आपके लोन्स क्या थे, आपके रेवेन्यूज़ क्या थे, आपका करप्शन इंडेक्स कहाँ पहुँचा हुआ था, 2013 में क्या था, 2017 में क्या था, ये बेशुमार चीज़ें हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं तो एक बात कहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब अब जो आएंगे, मैं अब भी कहता हूँ नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह ये नहीं कि नवाज शरीफ साहब नालायक हो गए, टीम नालायक हो गई। बात यह है कि आपने इस मुल्क में 2014 से जो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया है, ये उसके बच्चे जने हुए हैं। ये भट्टी साहब ने बड़े ज़बरदस्त रिदम से ट्रंप की और इमरान खान साहब के कंपैरिजन किया। क्या भट्टी साहब 2018 में इमरान खान साहब जो हैं
वो पॉपुलर वोट पे आए थे या आरटीएस पे आए थे? जो ट्रंप है वो तो पॉपुलर वोट पे आया था, वो किसी आरटीएस के बैठने पे या एस्टैब्लिशमेंट के घोड़े पे सवार होकर नहीं आया था। जैसा तैसा भी है, वो एक पॉपुलर वोट पे आया था। और ये इमरान खान साहब के पास एक चीज थी, जो बड़ा फर्क है दोनों में, कि इसके पास पॉपुलर वोट्स नहीं थे। मैं आपकी जो अब बात की क्या बातें हैं उसको एक तरफ रखें। अब आ जाएं जी कि तहरीक इंसाफ का जो फ्यूचर है वो क्या होगा। देखिए, तहरीक इंसाफ आज तक कोई पार्टी फौज के साथ मामूली भी सींग जो है ना अटक जाए तो वो उसके बाद एक इलेक्शन कम अज कम उसको फोरगो करना पड़ता है। ये इमरान खान साहब की नालायकी है, लाइल्मी है, उनके अंदर कोता नजरी है। मैं समझता हूँ कि उनको ये पता ही नहीं है कि वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा। देख मैं तो इस बारे में बड़े क्लियर हूँ कि जो तहरीक इंसाफ आपके सामने आई है ये एस्टैब्लिशमेंट की उसी तरह इस्तेमाल में रहेगी जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है एस्टैब्लिशमेंट के इस्तेमाल में रही है। गौहर अली खान साहब बिल्कुल उन्होंने अपनी मर्जी के बंदे चुने हैं, जो आजकल इमरान खान साहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मेरे समेत और भट्टी साहब समेत, हम सारे के सारे बुनियादी तौर पर एक एस्टैब्लिशमेंट का जो जिसको कहना चाहिए कि समझें कि बस उनका दौर लग गया एस्टैब्लिशमेंट का, वो खुशकिस्मत है इस लिहाज से। तहरीक साहब को जो जेन्युइन बंदा होगा वो कहीं से ना इलेक्शन लड़ पाएगा ना उसे लड़ने दिया जाएगा, बल्ला और नो बल्ला। तहरीक इंसाफ क्या अगली जगह जो 15, 20, 30, 40, 50 सीट अगर ले भी गया, इलेक्शन लड़ने दिया गया और ले भी गए, तो आप ये देखें कि वो हकीकत है कि उसी तरह की अपोजिशन होगी जिस तरीके से मुफाहमती अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब की थी इमरान खान साहब के वक्त में, जो पहली असेंबली में पहले इजलास में उन्होंने कहा बजाय अपोजिशन लीडर इलेक्ट होने के बाद। साहब, लेकिन अगर इनकी 35-40 सीटें भी आ गई अपना पीटीआई की, चाहे गौहर साहब के जेर सरगर्मी, तो नून लीग का क्या होगा? इनको तो कहीं और से सीटें मिलनी नहीं। तो पंजाब की 140-41 सीटों में से अगर 35-40 वो ले गए तो उनकी तो सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलनी फिर। नहीं, पंजाब से नहीं लेंगे ना। नून लीग के पास इतनी सीटें होगी। देखिए, पहली बात तो है कि पहली दफ़ा होगा नून लीग ने आज तक 3 हुकूमतें बनाई हैं, तीनों में पहली पार्टी है कि जिसने पिछले 35 साल में एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ अपनी मेजॉरिटी से हुकूमतें बनाई हैं। शायद पहली दफ़ा हो कि नून लीग के पास अपनी मेजॉरिटी ना हो, ना अगलों ने देनी है। ये इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी जब बनी है ना, तो ये सिर्फ लम्हा फिक्रिया जरदारी साहब के लिए नहीं था कि पंजाब के लोग पार्टी में जाने के वो उसके अंदर चले गए थे इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी में। ये नून लीग के लिए भी लम्हा फिक्रिया था कि आखिर एस्टैब्लिशमेंट क्यों ये प्रेशर ग्रुप्स जो है ज़्यादा बना रही है। 15-20 सीट इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी ने नहीं है, नून लीग को भी 100 से कमों पे सीट्स मिल जाएंगी, मेरा अपना अंदाजा। अगर इलेक्शन हो गए, पहली बात है बिग इफ, अगर इलेक्शन हो गए, इलेक्शन हो जाएंगे सर, ना ऐसी बातें किया करें, तो लग जाएगी, तो फिर उसके बाद एमक्यूएम की 2-4 सीटें मिलेंगी। अच्छा, ये आपने गौहर साहब का मुझे अजीब बात बताई, उस पार्टी के लिए इल्जाम जो लगाया आपने कि जी गौहर साहब जो एस्टैब्लिशमेंट के आदमी है, मैं तो उसको नहीं मानता। भाई खुदा के वास्ते मेरे में ना डालें, हमने भी खुद कहा है, मैं तो मान ही नहीं रहा। इल्जाम है भाई, इल्जाम है, साबित नहीं हुआ। मैं तो न्याजी साहब, आंखों की ठंडक है। मैंने ये कहा कि इल्जाम मैंने ये लगा, मैंने कहा गौहर अली खान साहब एस्टैब्लिशमेंट की आंखों की ठंडक है। मुझे बताएं गौहर अली खान साहब का तहरीक साहब से क्या ताल्लुक है? एस्टैब्लिशमेंट की आंखों की ठंडक कब आए? अच्छा, मैं तो ये समझ रहा था आज तक कि मैं और भट्टी साहब ही एस्टैब्लिशमेंट की आंखों की ठंडक है, लेकिन आपने तो बाजी पलट दी। लो जी, इसमें तो ब्रेक लेनी बनती है, इसमें ब्रेक लेंगे। ये तो हमारी रिकावत सीधी करा दी भट्टी साहब इन्होंने गौहर साहब से। ब्रेक ले लूं या कुछ? जी न्यायी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? न्यायी साहब, कहना चाहूंगा, आंखों की ठंडक आप दोनों हैं, आप ही बड़ी साहब, लेकिन आपकी लीग फर्क है। बड़ी साहब और मैं जूनियर लीग के प्लेयर। जी बिल्कुल ठीक। देखें जी, हम तो फौज को जब से अपनी आंखों की ठंडक बना के बैठे हैं, जब से होश संभाला है, आधी फैमिली फौज में। मैं खुद आईएसएसबी से रेकमेंड हुआ हूँ, सेकंड लेफ्टिनेंट की ट्रेनिंग लेने काकुल जा रहा था, फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज चला गया। तो मेरी तो तारीख ये है, द ओनली टाइम आई मेड माई सेल्फ डिफरेंट एंड डिस्टेंट फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी, जब 3.5 साल उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया और मैंने आर्मी चीफ को कहा उस वक्त के जनरल बाजवा साहब को कि ये आपकी पॉलिसी गलत है, एंड आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान आर्मी, और ये आप गलती कर रहे हैं। और इसके गवाह जो है हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक लूंगा जी मैं। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक जारी हो गया जनाब। उसमें एक चीज़ बहुत सीरियस है और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज समझ लें, मेरे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से भी, अफवाज पाकिस्तान की शोहरत और तज़ीक का पहलू किसी इलेक्शन कैंपेन में नहीं निकाला जाएगा। ये सीरियस बात है। अच्छा, आगे एक बड़ी मैं मज़ाहिया बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन बड़ी मज़ेदार बात लिखी हुई है। किसी भी शख्स को
इलेक्शन से दस्तबरदार कराने के लिए तहफ़, रिश्वत देने या तरगीब देने से गुरेज किया जाएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन वापस आते हैं भट्टी साहब, जो नियाज़ी साहब और उज़मा साहिबा की बातें सुन के मेरे जहन में आया कि जनाब बात बड़ी सिंपल सी है कि वाक़तन ये नवाज़ शरीफ साहब का कसूर नहीं है कि इमरान खान 9 मई के फ़ज़ाइल भुगत रहे हैं, जेल के अंदर उनकी पार्टी भुगत रही है ग्राउंड के ऊपर। अब सेकंड फोर्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स जो नेशन को बाइंड कर सकती है, लीड कर सकती है, वो नवाज़ शरीफ साहब के अलावा और कौन हो सकता है? और आपको बता दिया न्यायी साहब ने कि 2018 में भी इस तरह इलेक्शन हुआ था, तो दोबारा भी हो जाए तो क्या है इसमें मुज़ाहिका? ये मैं ऐड कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि न्याजी साहब ठीक कह रहे हैं और दिल पे पत्थर रख के कह रहा हूँ कि अहद न्याजी चल रहा है। न्याजी साहब की ऐसी काली ज़ुबान हुई है, जो बातें करते जा रहे हैं वो पूरी होती जा रही। इन्होंने अपने बेटे हसन न्याजी, अल्लाह उसकी मुश्किलें आसान करे, उससे मुलाकात के दौरान कि तुम्हारा मामा तो गया से लेकर इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ तक इनकी सारी बातें ठीक हुई हैं। और दूसरी बात है आँखों की ठंडक। आँखों की ठंडक जो है ये इसमें मैं आप अकेले आँखों की ठंडक सारी समेट के ले गए। मेरी भी आँखों की ठंडक है और आई लव माई आर्मी। एक का और मज़े की बात सुने कि एक का आर्मी चीफ बाप है, जब दूसरा आँखों का तारा है। दूसरों की आँखों का तारा फौज की पैदावार, नवाज शरीफ साहब फौज की पैदावार, इमरान खान को इक़्तिदार के मोटरवे पर फौज ने चढ़ाया। और मेरी आंखों की ठंडक क्यों नहीं? मेरी आंखों में की हमारे लीडरों की एक और बड़ा मजे की बात है जी, बिल्कुल सही जी। और एक और बड़े मजे की बात है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना साहब, इमरान खान साहब समेत इनको मतलब हो तो फौज आहो चश्म है, और अगर मतलब निकल जाए तो अशूबे चश्म है। तो लेकिन हम मतलब के बगैर हमारी वो आंखों की ठंडक है। तो ये तो एक मौका परस्त हैं। वो इब्नुल वक्त और वो जो इक़्तिदार के लिए अपना हो तो कुरान पे एक्सटेंशन दे दो, ना हो तो गुजरात जलसा कर दो, अगर मौका हो तो या मफाद हो तो कह दो आर्मी चीफ मेरा बाप है, हमारा बाप है, बाप की तरह होता है, और अगर मोह निकल जाए तो मीर जाफर मीर सादक बना दो। ये तो ऐसे ही है। ठीक। अच्छा, दूसरी बात भाईजान, ये आपको मुबारक हो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, अल्लाह उनको चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनाए। और उनकी इस वक्त वाहिद क्वालिफ़िकेशन ये है कि और कोई दौड़ में शामिल नहीं है। कोई क्वार्टर फाइनल में रह गया है, कोई सेमीफाइनल में इंजर्ड हो गया है, किसी ने वो गलत दवाइयाँ इस्तेमाल की, डोपिंग टेस्ट में आ गया, तो इसलिए फाइनल में अकेले खड़े हुए हैं रिंग में। तो अगर आप वो उसको जीत कहते हैं तो आपको मुबारक हो। और ये मुल्क ओ भाई तो क्या करें उनके मुकाबले में, कोई सारे नाअहल अब क्या करें फिर? भट्टी साहब आप तो अजीब एक इम्पॉसिबल, अब क्या कहें? अब इलेक्शन कमीशन से कहें कि इमरान खान की नाअहलियत खत्म की जाए, उनकी पार्टी, ये तो नवाज शरीफ का कसूर नहीं ना यार। नहीं मेरे ख्याल करें आप। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनका तो कसूर ही कोई नहीं है, कोई नहीं। उनका किसने कहा कसूर है? ठीक है। कोई उज़मा साहिबा देखें, जो कसूरी आपने ना है उनका भी कसूर नहीं। बिल्कुल ठीक। उज़मा साहिबा आपने भट्टी साहब को गलत साबित करना है। अब जो आप इक़्तिदार में आएंगे ना, आप लोगों ने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी जिससे इदारों के साथ आपकी लड़ाई हो, ताकि आपके ऊपर ये ना लगे कि जी इब्नुल वक्त लोग हैं। जब मतलब होता है, इलेक्शन का मामला होता है, तो उस वक्त तो ये खादिम बने होते हैं, झुके हुए होते हैं, आंखों के तारे बने होते हैं। जैसे वक्त निकल गया सरिया बाहर निकल आता है और फौज का लड़ना शुरू। आपने इनको गलत साबित करना है। उज़मा साहिबा मैं आपको गवाह बना रहा हूँ, आज मैं आपसे पूछूंगा। देखिए, मुझे भट्टी साहब को गलत या सही साबित करने का कतई कोई शौक नहीं है। और भट्टी साहब लगे रहे, मतलब वो जो है ना, लगे रहो मुन्ना भाई, तो वो लगे रहे। मतलब वो ये नहीं करेंगे तो फिर मतलब भट्टी साहब को जो है उनकी ज़रा ऑडियंस कम हो जाएगी, इसलिए उनको लगे रहना चाहिए। जहाँ तक गुजारिश है, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बात यह है कि ये एक ही बात 3 दफ़ा आपने जो है मुख्तलिफ उसमें हवाले में की कि जी हम लड़ पड़ते हैं और हमारा कोई दिमाग ख़राब है और हम जो है वो खामखा मुल्क को जो है वो भी तकलीफ़ में डालते हैं, और हम तो खैर भुगतते ही भुगतते हैं ना, सियासतदान तो होता ही भुगतने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ताली एक हाथ से तो कभी नहीं बचती। और दूसरा ये है कि क्या सारे वज़ीर-ए-आज़म गलत होते हैं? क्या सारे वज़ीर-ए-आज़म जो है सिर्फ सियासतदान गलत होता है? इदारों की तरफ से गलतियाँ नहीं होती? और अब जब इदारे ने कहा कि वो ए पॉलिटिकल है और वो अपनी गलतियाँ जो हैं वो उसको तस्लीम भी करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं और जमहूरी हुकूमतों का साथ देना चाहते हैं, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। फ़ौज के इदारे के ख़िलाफ़ ना कोई कल था, ना कोई हो सकता है, ना होगा। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ देखो ना,
किसी जो सियासतदान है, एक वजीर आजम जो है वो चढ़ गया, फांसी चढ़ गया, किसी ने 9-10 महीना किया, किसी ने जो है वो कैंपेन नहीं की, किसी ने मीर जाफर की सादक कह के और चौकीदार को गालियां देकर और उनके घर वालों को भी और किसी को ना छोड़ा। उसके बाद दूसरा वजीर आजम हाईजैकर बना दिया गया और उसको जो है जिला वतन होना पड़ा, उसको अटक के किले में जाना पड़ा, लेकिन उसने कोई लाइन क्रॉस नहीं की। उसने कहा कि नहीं, गलतियां लोगों से हो सकती हैं, इदारों का कसूर नहीं होता, इदारे हमारे जो है वो मोहतरम है, बड़ी इदारों अच्छी के स्पिरिट है खिलाफ आपकी, कोई इस पे पाकिस्तानी, वो सियासतदान हो या बहुत कोई अच्छी हो, अपने इदारों के खिलाफ नहीं जा सकता। जो इमरान खान ने किया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है। उसने सियासत करता, वो कर रहा था ना, मीर जाफर मीर सादक करे चले जा रहा था, वो नाम ले रहा था हाजिर सर्विस अफसरों के, वो जानवर कह रहा था, वो क्या कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन वो उसको किसी ने कुछ नहीं कहा, उसके ऊपर किसी ने हाथ नहीं डाला। वो पेट्रोल बम फेंक रहा था, उसे किसी ने कुछ नहीं कहा। उसको 1.5 मिनट में 16 जमानतें मिलती थी, उसको किसी ने कुछ नहीं कहा, जब तक वो जो रेड लाइन बना हुआ था ना, उसने और उसकी जमात ने यह साबित किया कि पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं, पाकिस्तान की कोई इदारे की परवाह नहीं, ये हमारी रेड लाइन है। इस मुल्क में एक ही रेड लाइन है, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की रेड लाइन को अगर कोई हाथ लगाएगा, पाकिस्तान की रेड लाइन की तरफ अगर कोई देखेगा, और उसी तनाजुर में मैं 1971 की बात कर रही थी कि ये बार बार, मुझे इसलिए खौफ आ रहा है कि ये बार बार 1971 की बात करते हैं। ये 9-10 मई कर चुके हैं, ये बता चुके हैं इनके अंदर टेंडेंसी है, ये दिखा चुके हैं ये कर सकते हैं, ये बता चुके हैं, इनकी ब्रीफिंग, इनकी ट्रेनिंग सब कुछ हुई हुई है। और हमें पाकिस्तान को किसी भी नागहानी हालत से बचाना है। आपका पॉइंट आ गया और आपकी अक्सर बातें बिल्कुल सही है, आप कह रही हैं, बिल्कुल सही है, ये जो आप फरमा रही हैं ऐसे ही होना चाहिए। और हम उम्मीद रखते हैं कि आप भी उस रेड लाइन का ख्याल रखेंगे जब इक़्तिदार में आएंगे। न्याज़ी साहब, जब इक़्तिदार में आती हैं पार्टीज़, इस वक्त क्योंकि नून लीग डिस्कशन है तो नून लीग की बात ही होगी, तो आपके नज़दीक ये हम देख रहे हैं कि चले नून लीग प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, ये 5 साल एक स्टेबल प्राइम मिनिस्टरशिप वज़ारत उज़्मा का दौर गुजरेगा, या आपको लगता है कि हुआ गलती कहीं से भी हो, वो गलती दोबारा रिपीट होगी, क्योंकि ये तारीख का वो है, एक हम पे जबर है कि ये होना ही होना है कि प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं करने, गलती अब कहीं से भी होगी, वो लाजमी होगी। या आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा, कोई इमरान खान एज अ ऑप्शन तो ख़त्म हो चुकी है, तो नवाज शरीफ से लड़ाई कोई इदारा लड़ेगा तो किस बिहाफ पे लड़ेगा, अगर लड़ना भी चाहे तो, और स्टेबल दौर होगा? कामरान साहब, तारीख के कई सच है, कई सबक है, वाह, कोई एक नहीं है। एक तो ये है कि किसी वज़ीर आज़म को लियाकत अली खान समेत, ख्वाजा नाज़मुद्दीन समेत और इमरान खान साहब तक एक को नहीं वक्त पूरा करने दिया। ये उज़्मा बीबी ने बिल्कुल सही कहा है। जुनेजो को खुद लाए, जमाली साहब को खुद लाए और फिर निकाल दिया। जब इमरान खान साहब कहते थे कि नवाज शरीफ साहब भी किसी आर्मी चीफ से नहीं बनती, तो मैं कहता था कि ये आप या झूठ बोल रहे हो और या आप जो है दोगलापन दिखा रहे हो। मुझे ये बताएं कि किस आर्मी चीफ की किस वज़ीर आज़म बनी। और तीसरी बात यह है कि जब इमरान खान साहब के साथ इन्होंने 2018 के अंदर एक पेज पे इक़्तिदार संभाला, तो यकीन जाने कि मैं पहली भी आपको प्रोग्राम में बता चुका हूँ, मार्च 2019 में मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब को जेल में मिलने गया कोट लखपत जी। शामी साहब मेरे साथ थे, शायद हबीब अकरम भी था और भी कई लोग थे। मैंने कहा मियाँ साहब जहाँ बैठे हैं ना, ये 2 साल बाद इमरान खान साहब इसी जगह पे बैठा होगा। माशाल्लाह, क्या ज़बान है आपकी। 22 मार्च 2018 को कॉलम लिखा था। अच्छा। और कहा था जी कि 2023 या उससे कुछ साल पहले नवाज शरीफ को जबरदस्ती ला के वज़ारत उज़्मा के ऊपर बिठाया जाएगा। ऐसा हमारे हक में दुआ कर दें। 2018 मार्च में कॉलम लिखा था। मैं बता देखें ना, सूरत हाल ये है कि मैं थोड़ा सा 1-2 बातें बड़ी अहम है। पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ है, मेरा ख्याल है कि इतनी ज्यादती किसी भी वज़ीर आज़म के साथ नहीं। चल इस लिहाज से हुई है कि चल पाकिस्तान जो है 7वें आसमान को छूने वाला था, आपने एक बंदे को अनडू करने के लिए पाकिस्तान को अनडू कर दिया। लेकिन इसमें इमरान खान साहब को कोई कसूर नहीं था। इमरान खान साहब का कसूर क्या था कि जब नवाज शरीफ साहब के साथ ये वारदातें कर रहे थे, तो इमरान खान साहब चेयर लीडर बने हुए थे और वो ऐसा शो कर रहे थे जैसे मैं ही कर रहा हूँ। उस सारी चीज़ों का, उनको जेल में डालने का नवाज शरीफ साहब को सारी चीज़ों का क्रेडिट खुद ही ले रहे थे। नवाज शरीफ का बड़ापन क्या है कि अब भी जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, किसी सियासी जमात का कोई कसूर नहीं है। उसमें भी बिल्कुल ठीक है कि आपने 9 मई की वारदात की, उसके बाद आप के साथ ये जो कुछ बीती, उसका ये सारा खमियाजा उठ रहे हैं, भुगत रहे हैं। नवाज शरीफ को क्या क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसका कोई फ़ायदा नहीं उठाया। उन्होंने कोई इमरान खान साहब को गालम गलोच नहीं थी,
कोई तरीके, जैसे ख्वाजा आसफ साहब ने उस्मान डार साहब के बारे में बड़े मानस तरीके से अल्फाज किए। देखें क्राइसिस ये है कि पाकिस्तान जो है जिस विश्व साइकिल में है, देखें हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा कस्बा पुरसी में क्राइसिस में हुआ है। वो एक ऐसे शेर पे सवार है जो कि 1953 में ये उसकी सवारी की है। अब ये उतरते हैं तो या इनकी कमज़ोरी समझा जाएगा या जो है शेर इनको हड़पना कर जाए, उसकी डर की वजह से नहीं उतरेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हम जहाँ आए हैं, कोई नवाज शरीफ साहब आए, सर आपका पॉइंट आ गया, ये मुल्क अब किसी से चलना नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा आपने एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस किया है। और न्यायी साहब माशाल्लाह जिस तरह की आपकी ज़बान है, लोगों को आपने जेलों में तो पहुँचा दिया, पत्ते भी कटवा दिए बोल बोल के। मैं तो कहूँगा आपसे दुआ करवाई जाए, हमारे हक में कोई ऐसी दुआ कर दें जो हमारे हक में हो। ज़बान आपकी इतनी मुबारक साबित हो रही है इस वक्त कि आपने नवाज शरीफ को जेल में मिलकर कहा कि इमरान खान 2 साल बाद जाऊँगा, वो पहुँच गया वहाँ पे। हमारे हक में ज़रा जेल से बाहर वाली दुआ कीजिएगा। भट्टी साहब बिल्कुल आप सही फरमा रहे थे, 7वें आसमान को छू लेने वाली इकॉनमी थी और नवाज शरीफ साहब तो नहीं अब गलत हो सकते ना हर केस में। तो अब क्या दूसरी साइड को भी देखना चाहिए कि जनाब चले अब प्राइम मिनिस्टर को 5 साल पूरे करने दें, भाई चलने दें इस निज़ाम को, ये भी होना चाहिए भट्टी साहब। पहली बात तो ये कि अब मैं अपने प्यारे बड़े भाई न्यायी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि अब अडयाला जेल जाएं और इमरान खान साहब के साथ बैठें और उन्हें बताएं कि अगला कौन होगा। तो ये ज़रूर करें प्लीज़ मेरी जान। तो और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इन पे कुछ वक्त चल रहा होता है। एक सुन ले बड़ी साहब, इमरान खान साहब, भट्टी साहब, अगर उनको ये पैगाम बचा लें कि अपनी जान बचवा लें, हकीकत है उनका इक़्तिदार में उनको आने से कोई नहीं रोक सकता। भट्टी साहब जाइएगा ना, मैं अर्ली ब्रेक ले रहा हूँ, एक वापस आ रहा हूँ मैं, जाइएगा मत, मैं एक ब्रेक लेके आ रहा हूँ जी। ब्रेक लेते हैं। जो बात मैं भट्टी साहब और दूसरे लोगों को सुनाना चाह रहा हूँ ये कि कालादम बलोच नेशनल आर्मी BNA के कमांडर सरफराज बंगलजई ने, जो कि बहुत बड़ी रेजिस्टेंस मूवमेंट चलाई हुई थी, 70 साथियों के साथ रियासत के आगे हथियार डाले। उन्होंने ये इकरार किया कि वो भारत से पैसे लेकर लोग खून बहा रहे थे। वो इलेक्शन के प्रोसेस में आ रहे हैं और रियासत को फुल क्रेडिट जाता है कि जिस तरह इससे पहले गुलजार इमाम शम्बे, जिनके हाथों में पाकिस्तान के कई मासूम लोग कत्ल है, उनको इल ट्रीट नहीं किया गया। मैं खुद उनका इंटरव्यू किया है, उनको रियासत ने जो है वो एक तरह की इम्यूनिटी दी है। तो ये मैसेज है पूरे बलोचिस्तान में उन लोगों के लिए जो पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं कि ये रियासत एक माँ का दर्जा रखती है, तो वो आपसे इंतकाम नहीं लेगी, वो आपको सज़ा भी नहीं दे रही। अब की दफ़ा वो कह रहे हैं कि आप कौमी धाराएं वापस आएँ। अगर आपको बलोचिस्तान के इश्यूज़ का इदराक है तो आप आके इलेक्शन में हिस्सा लें, पाकिस्तान के आइन को माने, हथियार फेंकें, रियासत आपको गले से लगा लेगी। ये मैसेज है बलोचिस्तान के हमारे भाइयों के लिए। और ये मैसेज आज जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से गया है जब BNA के सबसे अहम कमांडर सरफराज बंगलजई ने हथियार डाले और इलेक्शन में आने का ऐलान किया है। उम्मीद दीजिए कल तक इजाज़त।